नाजरीन, प्रोग्राम है रॉयल गेस्ट विद MR अंजुम और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक अंजुम। नाजरीन, आपने देखा मेरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान आते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी मेहमान के आने पर दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है, जी चाहता है कि कहकशाएँ उसके कदमों में निछावर कर दें, बड़ी खुशी महसूस होती है और जी चाहता है किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, मेहमान जो आने वाला जो मेहमान है वो खुश होकर जाए। तो कुछ ऐसी ही हालत मेरी आज है, चूँकि मेरे जो मेहमान हैं वो अपनी ज़ात में एक अंजमन है, उनकी सिफ़ात इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर मैं उनका तारुफ़ करने लग जाऊँ तो मुझे 2-3 प्रोग्राम चाहिए, लेकिन चूँकि प्रोग्राम के दौरान ही, गुफ्तगू के दौरान ही आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे आज के जो मेहमान हैं वो किस कदर हमाजहत शख्सियत के हामिल हैं। मेरी मुराद जनाब अली अशरफ मुग़ल साहब से है। अली अशरफ मुग़ल साहब इस वक्त चेयरमैन है GDA के, इसके साथ साथ वासा के भी चेयरमैन हैं गुजरावाला के। तो सबसे पहले सर आपकी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को आपने जो है वो इज़्ज़त बख्शे। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने दावत दी। जनाब, सबसे पहले तो अली साहब हम पूछेंगे आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी, आप कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम के बारे में बताइए और इसके हवाले से जो है वो चंद जुमले अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से भी बताइए, कहाँ शादी हुई, कैसे हुई। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने यहाँ दावत दी। मैं जी गुजरांवाला में ही पैदाइश है मेरी और मैं बीकन हाउस गुजरांवाला का ही पढ़ा हुआ हूँ। और शादी कैसे हुई? वैसी हुई जैसे सबकी होती है। लव मैरिज तो नहीं हुई? नहीं जी, अरेंज मैरिज थी। अच्छा। और नहीं, आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत भी हैं, पर्सनैलिटी भी है, तो ये कोई खुला तजाद नहीं कि आपकी शादी अरेंज हुई? साथ साथ मैं माँ बाप का फर्माबरदार भी हूँ। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे पेरेंट्स का हुक्म था और वैसे ही शादी जैसे हुई। और बाकी जी गुजरांवाला से ही ताल्लुक़ है और तालीम भी मैंने वहीं से हासिल की। लॉ की डिग्री और बाकी सारी चीज़ें मैं इंग्लैंड चला गया था तब वहाँ से की और फिर वापस आके कोई 2-3 साल मैंने प्रैक्टिस भी की। लाहौर हाई कोर्ट का मैं मेंबर भी हूँ। बाकी उसके बाद फिर बिज़नेस और पॉलिटिक्स फुल टाइम ज्वाइन कर ली। अच्छा, बिज़नेस आपका किस किस्म का और कैसे आप बिज़नेस में आए? बिज़नेस हमारा जी होम अप्लाइंसेस का बिज़नेस है और कुछ फास्ट फूड चेन्स भी हैं और मेनली इसमें हमारा सुपर एशिया वॉशिंग मशीन के नाम से जो मशहूर बिज़नेस है, फ़ैन्स और रूम एयर कूलर और सारी चीज़ें। और हार्डीज़ की जो फ्रेंचाइज़ है वो पाकिस्तान के, वी आर द फ्रेंचाइजीज़। तो इस तरह का डिफरेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम हैं, मोटरसाइकिल, रिक्शा और इंसुलेशन मटेरियल्स और वाटर एयर कूलर्स, रूम एयर कूलर्स, गीज़र्स, माइक्रोवेव अवन और ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को जो है वो यकीनन आपकी, मुझे मालूम है कि आपकी चीज़ें जो है वो बैरून मुल्क भी जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए आप ज़र मुबादला जिसकी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो भी पाकिस्तान को जो है वो मिल रहा है आपके थ्रू। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हमें बताएं कि जी आप माशाल्लाह एक नौजवान उभरते हुए सियासतदान भी हैं, तो ये सियासत में आप कैसे आए जबकि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बज़ात खुद बिजनेसमैन हैं, तो फिर ये सियासत में आने का जो है वो आपको क्या शौक़ चुराया? अच्छा, मैं आपको प्राइमरीली एक बात बताऊं कि मेरी जो फील्ड है वो दैट इज़ लॉ प्राइमरीली, जहाँ से मेरे शौक़ पैदा हुआ और मेरे जो दोस्त थे, अहबाब, हल्का अहबाब, वो सारे पॉलिटिशियंस का था और लॉयर्स भी, जो लीगल फटर्निटी है, लॉ मेकिंग इटसेल्फ भी। तो इसके हवाले से जब दोस्तों से बात करते थे, मुख्तलिफ लोगों से देखते रहे चीज़ें कैसे हो रही हैं। हम ड्राइंग रूम्स में बैठ के अक्सर बात करते हैं, हम निजी महफिलों में बात करते हैं कि पॉलिटिक्स की ये डायमेंशन होनी चाहिए। तो फिर ये सोचा कि अगर हम अपने बंद कमरों में बात करेंगे तो तब्दीली या चेंज या कोई भी जो बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी कैसे आएगी। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी एम था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का वो ये था कि निकल के अपना किरदार अदा करें, वो चाहे छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, मगर हम आज शुरू करें कि यार इस माशरे को बेहतर करने के लिए मेरा रोल क्या था। तो सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि मेरा ख्याल है कि मैं अपना कॉन्शियस सेटल करना चाहता हूं कि यार मैं इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं, कुछ कर सकूं और अपना किरदार अदा करूं मैं इसमें। बिल्कुल सही। ये तो
बड़ी अच्छी सोच है आपकी। आप बताएं कि आप फिर पीटीआई कैसे आपने ज्वाइन की, या पीटीआई में आप कैसे शामिल हुए, वो कौन सी कशिश थी, या किन अक़दार की वजह से आपने महसूस किया कि मैं जो सियासत है वो पीटीआई में रह के कर सकता हूँ? अच्छा, जब मैंने पॉलिटिक्स का फैसला किया तो यकीनन तीनों जमातों का मवाजना किया, और पीटीआई तब पॉपुलर जमात भी नहीं थी। मेरा ख्याल है कि ये 2010 की बात है, और तब पीटीआई का इस तरह ना लाहौर जलसा तब हुआ था, ना कोई और बात थी, ना हुकूमत में आने का कोई अंदेशा था ऐसा। तो मैं समझता था कि तीनों लीडरान का जब मैंने मुवाजना किया तो मैं समझता था इमरान खान ही वो शख्स है कि जिसकी पैरवी की जा सकती है, और कम अज़ कम मेरा कॉन्शियस इस बात पर मुतमिन होगा कि मैं जिसके पीछे हूँ वो एक ऐसा लीडर है कि जो इस मुल्क को सही सिमत में चला सकता है। लेकिन अभी आपने देखा कि इमरान खान जिन वादों वईदों की बुनियाद पे इक़्तिदार में आए थे, वो वादे और वईदें जो हैं वो क्या आपके ख्याल में वो पूरे हुए हैं? ख़ास तौर पर आजकल के दौर में जबकि महंगाई ने जो है वो ख़ास तौर पर गरीब तबके की कमर तोड़ के रख दी है, और हर तरफ से जो है वो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि खुदारा ये महंगाई कम करे, खुदारा ये महंगाई कम करे। तो क्या आप समझते हैं कि जो एक इमरान खान का जो विज़न था, जिस विज़न के तहत आपने उनका साथ दिया, वो अपने उस विज़न के मुताबिक जो है वो इस मुल्क की सही खिदमत कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ठीक है, महंगाई का एक फैक्टर पहले से ज़्यादा लोग भी महसूस कर रहे हैं, हो भी रहा है, मगर इसमें महंगाई का जो फैक्टर है इसको इंक्रीज़ करने में मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा किरदार है। मैं पिछले 5 दिन से रोज़ हेडलाइन देखता हूं, तो हेडलाइन में पहली जो न्यूज़ है वो यही चल रही है कि आज डॉलर 20 पैसे 20 सेंट महंगा हो गया, 30 सेंट महंगा हो गया। तो ये जो स्पेकुलेशन बेस्ड ऑपोजिशन कि आपको हमेशा से हम पहले दिन से कहते हैं, बल्कि गवर्नमेंट में आने से पहले का कह रहे हैं कि जो मीडिया हाउसेज हैं इनको ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रहे हैं, और ऑपोजिशन चूंकि इनके डीप पॉकेट्स वाली जो बात है वो ये वाली बात है कि आप मीडिया हाउसेज रोज इस बात को मलाइन करते हैं गवर्नमेंट को कि आज इतना हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना तो शायद छोटा सा इंटरेस्ट वॉच हो इनका हो रहा हो, मगर मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि वो अपनी रेटिंग तो बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर पा मुल्क की खिदमत नहीं कर पा रहे, बल्कि कुछ सियासी जमातों की वो खिदमत कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो महंगाई के हवाले से स्पेशली आपने बात की है, तो इसमें गवर्नमेंट स्पेसिफिक सब्सिडी देने जा रही है चीनी, आटा और घी पे, जो लोगों की बुनियादी जरूरियात हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि ये अगले आने वाले मेरे ख्याल विद इन फ्यू डेज 2-4 दिन में वो सब्सिडी अनाउंस होने जा रही है, तो जिससे आवाम समझेगी कि इसको जो जिस लेवल पे आज से 3 साल पहले कीमतें थी उधर कीमतें चली जाएंगी। लेकिन सर वो किस तरह देंगे? मेरा इस वक्त जो है वो तकरीबन 50% जो आवाम है पाकिस्तान की वो ख़त गुर्बत से नीचे चली गई है। तो वो मेरा मतलब वो क्या तरीक़ाकार, कोई आपके ज़हन में कोई ऐसा नामनक्लेचर है कि हम इस तरीके से वो गरीब लोगों को टारगेट करेंगे? उनको ज़ाहिर बात है आपने पेट्रोल भी देना है, आपने उनको खाना भी देना है, यानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करनी है। तो किस तरीके से वो आप देंगे? क्या चलो वो जो खुराक है या जो भी चावल दाल वगैरह वो तो यूटिलिटी स्टोर के जरिए आप दे सकेंगे, ये पेट्रोल किस तरीके से आप प्रोवाइड करें? अच्छा, पेट्रोल के हवाले से अगर आप इंटरनेशनल अगर बात करें तो लोग सिर्फ बात की बेस पे आगे से स्पेकुलेशन या कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड बात नहीं कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस क्या हैं और हमारी प्राइसेस क्या हैं। आप सेंट्रल एशिया के रीजन से हमारा कंपैरिजन करें, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तो हम कितने का दे रहे हैं। तो इसकी अगर एग्जैक्ट राइटफुल कैलकुलेशन की जाए तो पाकिस्तान में फ्यूल अभी महंगा नहीं, यकीनी तौर पे महंगा हुआ है। लास्ट वीक में 2-3 वीक्स में महंगाई इसमें आई है, प्राइसेस इन्फ्लेट हुई हैं, बढ़ी हैं, मगर इसका सारा दारोमदार हुकूमती लेवल पे नहीं है कि पाकिस्तान की मार्केट ने उसको डिसाइड करना है कि क्या फ्यूल प्राइसेस है। इसका सब लोगों को, जो बाशऊर लोग हैं, वो उनको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ इसकी प्राइसेस वेरी करती हैं, और आजकल जो जितने सेंट पे बैरल चल रहा है फ्यूल का, वो इस टाइम हाईएस्ट प्राइस है और दुनिया में हाईएस्ट प्राइस है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं। और ये सारी जो महंगाई का और सारी चीज़ों का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के आने के बाद ही ये कोविड का जो एक सिचुएशन रही है उसने बड़ा बैडली हिट किया है। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस और क्रंच है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इवन अमेरिका वाज हिट वेरी बैड, और सारे ममालिक जो हैं उनको एक बहुत बड़ा हिट लगा है। उनके रेजर्वॉयर्स, उनके रिजर्व्स इतने ज्यादा थे कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं और चीजों को लेके चल रहे हैं। हमारे तो पीछे वाले को छोड़ के नहीं गए थे कि जिसपे हम को बैंक कर सके अपनी पॉलिसीज को, अपनी चीजों को, तो हम तो डेली बेसिस पे चलने वाला काम है।
इस मुल्क का। तो इसलिए ये कोविड की सिचुएशन की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और इंटरनेशनल इदारे, आप पाकिस्तान की रेटिंग जो इस गवर्नमेंट के टेन्योर में बेहतर हुई है, जो आपने कर्जे वापस किए हैं, टैक्स कलेक्शन आपकी बेहतर हुई है, लोगों का एतमाद इस गवर्नमेंट पे बढ़ा है, जिसकी वजह से टैक्स नेट बहुत बढ़ा है। तो ये सारे मुस्बत इशारे हैं और इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अच्छा, दूसरा ये बताइए अली साहब कि ये देखिए, इमरान खान साहब जब तशरीफ़ लाए हैं, हुकूमत में आए हैं, इक़्तिदार में आए हैं, तो उनकी एक जो जो दीगर अनासर थे, उनमें से एक जो है ना, जो वजह थी, वजूहात थी, उनमें एक ये थी कि जो उनका नारा था एहतसाब का, कि हम एहतसाब करेंगे और बिल्कुल जो है वो सख्ती के साथ हम निपटेंगे सबको, जिसने भी करप्शन की उसको हम जो है वो दे विल बी टेकन टू टास्क। लेकिन क्या वजह है कि हमारे जो एहतसाब अदालतें हैं या एहतसाब का जो शोबा है, हमारा जो नैब है, वो शुरू में तो बड़ा शोर डालता है जी, पकड़े गए, बाद में वो उसको प्रूफ क्यों नहीं कर पाता, और फिर अदालतें जो हैं वो ज़मानत पे ज़मानत दिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल गई, हमजा शहबाज को ज़मानत मिल गई, इस तरीके से मरियम नवाज़ को मिल गई। तो ये क्या इस तरीके से वो जो एहतसाब का जो नारा था इमरान खान साहब का, कहीं उसको कोई वो कोई ज़ब्त तो नहीं पड़ रही? अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं कि पीटीआई की गवर्नमेंट में होते हुए अगर कोई शख्स पकड़ा गया है, अच्छा, उसको अगर सजा से वो एक्विट हो रहा है या कन्विक्ट हो रहा है, तो आप ऐसा क्यों समझते हैं कि नैब हमारे अंडर है या अदालतें हमारे अंडर हैं? हम सिर्फ एक केस या एक करप्शन को पकड़ सकते हैं, उनका ट्रायल सारा कोर्ट्स ने करना है, ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडीज ने करना है। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि नैब इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं। अगर ये ऐसा टाइम नून लीग की गवर्नमेंट में या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में होता, तो ये वाकई सारे लोग अभी तक उनको सजाएं हो चुकी होती, क्योंकि ये इतने इन्फ्लुएंस थे इदारों को, और इन्होंने अपने वो जिस तरह कहते हैं कि घर की लौंडी बनाया हुआ था तमाम इदारों को। तो इसलिए पीटीआई की गवर्नमेंट ने कभी भी ये फोकस नहीं रहा हमारा प्राइमरी कि हमने किसी भी इदारे को इन्फ्लुएंस करना है। अच्छा, आप इससे अगला सवाल इससे ये बनता है कि अगर आपने नहीं किया तो आप क्या ऐसा मैकेनिज्म या अदालतों को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं? तो अभी गवर्नमेंट ने आफ्टर 3 years ऑफ हार्डवर्क इन सब क्रिमिनल्स को, इन सब जिन्होंने पैसा इस मुल्क का चोरी किया, उनको पकड़ने के लिए जितने भी इकदाम किए हैं वो अदालतों में जाके छूट गए हैं। तो गवर्नमेंट अब ये करने जा रही है कि ऐसा सिस्टम लेके आ रही है कि 6 महीने के अंदर किसी भी ट्रायल का फैसला हो, तो जल्द वो कानून कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा, और उस कानून की वजह से इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग हैं, बेशक वो गुनहगार हैं, बेगुनाह हैं, उनको या तो वो एक्विट होंगे या कन्विक्ट होंगे। अभी इधर से आप पकड़ते हैं, आप कभी किसी जगह चोर पकड़ लें, कुछ पकड़ लें, आप चोर थाने में देते हैं, उस पर FIR भी होती है, ट्रायल भी होता है, वो पता चलता है जी बाहर आ गया। तो जब तक अदालती सिस्टम का रिफॉर्म नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा, और उसके लिए गवर्नमेंट बिल आ रही है। अनफॉर्चुनेटली इस पे पहले बहुत सारा काम नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि कोई भी ऑपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट को इस तरह सपोर्ट करने को तैयार नहीं कि जिसमें रिफॉर्म्स हो सके। आपने EVM मशीन देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी दुनिया में चली है, पूरी दुनिया में इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल। हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा जी? ऑपोजिशन नहीं मान रही है। आप किसी मुल्क में जाके बात करें कि आपका आज भी मैनुअल सिस्टम है, खुदा ना खासा बहुत सारी मवाद भी होती हैं हर इलेक्शन पे मगर अनफॉर्चुनेटली हम इससे फिर भी सीख नहीं रहे। तो इसलिए ऑपोजिशन बड़ा एक बैरियर है कि जो ये नहीं चाहता कि ये सिस्टम में बेहतरी आए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह एक बिल जल्द पेश किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि उस बिल के पास होने के बाद ये जितने लोग फिर रहे हैं, विक्ट्री के निशान बनाते हैं, पूरा अदालती इन्होंने हुक्म पढ़ा नहीं होता, तो इंशाल्लाह ये हुक्म भी पूरा पढ़ेंगे और इन्हें पता चलेगा कि 6 महीने में इंसाफ होता नजर आएगा। ठीक है। अली अशरफ मुगल साहब, एक और पहलू है जिसकी तरफ जो है वो बाज़ राय कहते हैं कि उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि नैब में जब केसेस चलते हैं तो वो जो उनके पास तो बड़े अच्छे अच्छे वकील होते हैं, जबकि दूसरी तरफ नैब के पास जो वकील है वो इस कदर बेहतर पोजीशन में नहीं होते या उनकी तैयारी बेहतर नहीं होती। तो क्या हुकूमत ने कभी ये भी सोचा है कि जो सही मेगा करप्शन के जो केसेस हैं उसमें वो भी प्राइवेटली जो अच्छे अच्छे जो वकला हैं वो बाहर से ले सके? कोई इस तरह की कोई है? अच्छा, केसेस मैं फिर बताऊं, केसेस का कोई इशू नहीं है, ना लीगल डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू है। सारा मसला ये है कि हमारा एक सिस्टम जो जुडिशल सिस्टम बाज का तो होता है ना कि जो वकला देखने में आया, नैब चाहे हो सकता है कि नेक निश्ती के साथ ही वो करता हो, लेकिन उनके जो वकला हैं वो इस कदर वो
उनकी जो मैं कहना चाहूँगा तैयारी कह लें, या उनकी जो हिकमत अमली है केस लड़ने की, शायद वो इतनी कामयाब नहीं होती। और जो मुखालिफ पार्टी होती है वो बड़े बड़े और महंगे वकला करके तो वो बच जाती है अपनी हिकमत अमली आप की वजह कह से। सकते हैं ऐसा मुमकिन है कि होता हो, हाँ, मगर होता होने नजर आ रहा है ना, इन तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस इन्होंने असल में जब आपने सारा कुछ कर लिया, इन्होंने रिकॉर्ड ही जला दिए हुए हैं, इन्होंने पूरी बिल्डिंगों को आग लगा दी हुई है, जहां पे रिकॉर्ड सिस्टम था वही खत्म हो गया हुआ है। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम के मास्टर हैं और बादशाह हैं, इनको पकड़ना कोई आसान काम है? तो आने वाले इलेक्शन में क्या लेके आप जाएंगे, क्या स्लोगन आपका होगा? ये वाकई सही बात है कि जैसे ही आप हुकूमत में आए वो कोरोना आ गया और आपकी वो ज़रबत मईशत पे दबाव बढ़ गया, उसके साथ साथ ये अब पूरी दुनिया में जो है वो कसाद बदारी बढ़ गई है। लेकिन इसको बदकिस्मती के इमरान खान की, और जो है वो दूसरी तरफ हम अपोजिशन की खुशकिस्मती के, क्या कहें इसको? अब मेरा ख्याल है कि जो कोविड का बहरान था वो पूरी दुनिया के लिए था, सिर्फ लेकिन पाकिस्तान अवाम के को लिए नहीं था। कैसे समझाया जाए? मैं वही बताने लगा हूं कि जी, और जी। इसमें पाकिस्तान ने एक एग्जाम्पल सेट की है, और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था स्मार्ट लॉकडाउन का, वो आप इस बात को एक्नॉलेज करें कि पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है इस बात को कि इस तरह स्मार्ट लॉकडाउन लगाने चाहिए। और गवर्नमेंट का ये जब ये कर रही थी तो तब ऑपोजिशन कहती थी 10 दिन के लिए बंद कर दें, 20 दिन के लिए बंद कर दें। तो गवर्नमेंट ने जो भी इकदाम किए हैं वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक किए हैं और उसके बड़े पॉजिटिव बेनिफिट्स आए हैं। ठीक, लेकिन गरीब को कौन समझाए? वो तो कहता है हमें रोटी चाहिए, हमें खाना चाहिए, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात से कि आपने जो है वो कितना ज़र मुबादला कमा लिया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल महंगाई की तरफ, मैं वो बार बार आप उसकी बात कर रहे हैं तो मीडिया पे देखे तो ऐसा ही है, मगर इस साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी गाड़ियां नहीं बिकी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना मोटर बाइक नहीं बिका, पाकिस्तान की तारीख में इतना ऑटो रिक्शा नहीं बिका। तो बात सिर्फ महंगाई की नंबर्स पे, आप अगर इनको दोनों चीजों को साथ रख के मवाजना करें तो मैं उसी तरह, कौन लोग हैं अगर पैसे आपके पास नहीं है तो आप गाड़ी खरीद लें, मोटरसाइकिल तो अमीर आदमी नहीं खरीदता, मोटर बाइक की आप इंडस्ट्री देख लें वो सबसे हाईएस्ट है, रिक्शे की देख लें तारीख में, या मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर की बैक बात बता रहा हूं। तो इसलिए मीडिया पे या बात करने से, क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई बात ही नहीं है, ना तो उनकी लीडरशिप में कोई क्रिज्मा है कि उनकी बात करें कि बताएं जी बिलावल भुट्टो साहब बहुत जबरदस्त आदमी हैं, या उनका करप्शन का माजी या किसी की बात करें, तो इसलिए इनके पास कोई बात नहीं है करने के लिए, तो ये सिर्फ मीडिया मोबिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।